नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का लेसन 1। इसके पहले वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड विज्ञान का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था, जिसे आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है, यानी कि पहला लेसन है कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन का स्रोत क्या है। स्रोत माने कहाँ से आता है, यानी कैसे हमें मिलता है। तो भोजन कहाँ से आता है, तो जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, अगर आप लोग बुक लेकर नहीं बैठे हैं तो बुक लेकर बैठें, ये आप लोगों को समझने में मदद कर सकती है और आसानी से समझ सकते हैं किताब लेकर। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला लाइन कह रहा है कि हम पता लगाते हैं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं और कहाँ से खाते हैं, यानी कि कौन कौन सा इसका स्रोत है। उसके बाद लिखा हुआ है 1.1 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब होता है अलग अलग खाने वाले पदार्थ। तो उसके बाद है क्रियाकलाप 1 में आप पढ़ सकते हैं कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। कह रहा है कि आप और आपके मित्र ने कल पूरे दिन में, यानी आपके पिछले दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। कह रहा है कि अपने विद्यालय में दोस्तों के उन खाद्य पदार्थ, यानी दोस्तों के उन खाने वाले पदार्थों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। और अपने नोटबुक यानी किसी भी कॉपी में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे रफ और सफ के रूप में, तो सफ होता है उसी को नोट कॉपी कहते हैं। तो उसी में एक पूरे दिन में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में सूची तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तालिका 1.1 हम क्या क्या खाते हैं। 1.1 हम क्या क्या खाते हैं, तो उसी के बारे में सूची तैयार करना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग तालिका देख रहे होंगे अपने बुक पर भी, और यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ कि विद्यार्थी या दोस्त का नाम यहाँ लिखना है और इसमें वह पूरे दिन में कौन कौन से खाना खाया। तो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। इन पांचों में 5 दोस्तों या 5 विद्यार्थियों का नाम लिखना है और वह पांचों एक दिन में क्या क्या खाया है उसका नाम लिखना है। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि आपके दोस्त क्या क्या खाएं या कौन कौन से दोस्त हैं, उनका क्या क्या नाम है। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि
बंटी कुमार। जैसे कि देख सकते हैं, मेरा एक दोस्त जिसका नाम बंटी कुमार हुआ, वह अपने पूरे दिन में दाल, चावल, सब्जी और समोसा खाया। तो ऐसे ही 4 और दोस्तों का नाम या विद्यार्थियों का नाम और वह पूरे दिन में क्या क्या खाया, उसी का एक सूची बनाना है। तो आप लोग ये मैं एक उदाहरण बताया जिससे आप समझकर इन चारों में आप भर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग एक उदाहरण ये लिख लीजिए, उसके बाद आप बाद में अगर समझ गए हैं तो बाद में बना लीजिएगा, नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को पीछे कर देख के समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। यानी अपने भोजन, जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है, यानी आप जो अलग अलग प्रकार की भोजन खाते हैं वे भोजन किस चीज़ से बनी होती है। यहीं आगे कह रहा है कि भात के बारे में सोचे, यानी भात जो चावल सीझता है उसके बारे में सोचे, यानी वह भात कैसे तैयार होता है। तो बोला जा रहा है कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी भात बनाने के लिए कच्चा चावल लेते हैं और पानी में उबालते हैं, यानी 2 पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो 2 पदार्थ कौन हुआ? पहला पदार्थ चावल, दूसरा पदार्थ पानी। 2 पदार्थों की आवश्यकता हमें हुई भात बनाने में। फिर है दूसरी ओर, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थ की ज़रूरत होती है। यानी कि और जैसे भात बनाने में 2 ही पदार्थ का प्रयोग हुआ, लेकिन और कुछ जैसे दाल, सब्जी या और अलग प्रकार की भोजन बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे में सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। यानी किसी चीज़ का सब्जी का मतलब कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो सकता है। जैसे सब्जी में हो गया आलू, बैगन या फिर टमाटर, कटहल, कोई सा भी सब्जी हो, आप उसे अलग अलग प्रकार की पदार्थ बनाने में लगता है। जैसे कि सब्जी बनाने में सबसे पहले कच्चा सब्जी, उसके बाद पानी, नमक, तेल, मसाला, कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्रियाकलाप 2 है। आप देख सकते हैं अपने किताब में क्रियाकलाप 2। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ, अगर आप किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कृपया कर आप अपने पास किताब को लेकर बैठें, ताकि पढ़ने में, देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो तालिका क्रियाकलाप 2 में कह रहा है कि तालिका 1.1 की सूची में, यानी 1.1 की सूची में जो यह सूची है वह कितना है? 1.1। इस सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए, कुछ खाने वाले पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दाल, चावल, सब्जी, समोसा,
तो इसी के बारे में आप अपने घर के परिवार के साथ, विद्यालय के दोस्तों के साथ आप इसके बारे में चर्चा कीजिए कि दाल कैसे बनाया जाता है, किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है और कैसे बनता है। सामग्री चाहिए, तो फिर कह रहा है कि वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। बोल रहा है कि कुछ वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री, यानी कि जैसे दाल है तो दाल, वस्तु का नाम दाल, और कच्ची सामग्री जैसे कच्चा दाल, नमक, तेल, मसाला इत्यादि का उपयोग होता है, तो वे इधर लिखना है, सूची तैयार करना है और किया गया है एक तालिका 1.2 में। कुछ अन्य, और इसमें कह रहा है कि कुछ अलग माने और इस सूची में जोड़िए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तालिका 1.2 में व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ 2 दिया हुआ है। इधर जो यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी या दोस्तों का नाम, तो यहाँ पे तालिका 1.2 में लिखा हुआ है व्यंजन और इधर लिखा हुआ है कच्ची सामग्री। तो व्यंजन में क्या होगा, इसे मिटाते हैं। तालिका 1.2 व्यंजन, कच्ची सामग्री, तो जैसे कि व्यंजन में दिया हुआ है रोटी या चपाती। रोटी या चपाती यानी यह व्यंजन यानी वस्तु का नाम हुआ, और इसमें कच्ची सामग्री क्या क्या लगा, इसको बनाने में क्या क्या लगा। तो जैसे कि रोटी कैसे डायरेक्ट रोटी तो नहीं बन सकता, उसके लिए आटा का होना ज़रूरी है। आटा को गीला करने के लिए पानी का ज़रूरी है, और उसमें अगर आप नमकीन चाहते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग करना होगा। तो कच्ची सामग्री यही हो गया, आटा, जल, नमक, ये आपके किताब में दिया गया है। उसके बाद दाल लिखा हुआ है, दाल व्यंजन दाल हो गया, कच्ची सामग्री हो गया कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, जल, नमक, तेल, या तेल सिर्फ लिखें, तेल, हल्दी। आप तेल के जगह पे घी भी ले सकते हैं, जैसा कि घी लिखा हुआ है किताब में। तो यही हुआ कि व्यंजन रोटी, यानी कि खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है, किया जाता है। तो जैसे में सूची दिया गया है कि रोटी बनाने में कच्ची पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से पदार्थ है, आटा, जल, नमक, यह 3 पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ का प्रयोग बहुत सारे वस्तुओं को बनाने में किए जाते हैं। तो इसी प्रकार के तालिका 1.2 में आप लोगों को सूची बनाना है। यह 4 कॉलम का है, 2 जैसा कि समझाया गया है किताब में और 2 आपको अपने मन से अब बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि हमने क्या देखा।
हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। कह रहा है कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। जैसा कि रोटी बनाने में जल का प्रयोग होता है, सब्जी बनाने में भी जल का प्रयोग होता है, दाल बनाने में भी जल का प्रयोग होता है, दाल और सब्जी में नमक का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों वस्तु में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार के समान पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो वे कहाँ से आते हैं, यानी उनका स्रोत क्या है। जल कहाँ से आता है, नमक कहाँ से आता है, हल्दी कहाँ से आता है, इन सब का स्रोत पता करना है। तो 1.2 में लिखा हुआ है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री यानी खाद्य का मतलब होता है खाने वाले सामान, खाने वाले जिसे खाया जाए, और सामग्री का मतलब सामान यानी वस्तु होता है। तो पूरा खाद्य सामग्री का मतलब हुआ खाने वाला सामान। तो लिखा हुआ है कि तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। तालिका 1.2 में कह रहा है कि आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाइए। आटा और दाल कहाँ से आता है। तो आटा कैसे तैयार होता है, जैसे आप लोग अपने घर में देख सकते हैं। आटा के लिए क्या ज़रूरत होता है, गेहूँ। गेहूँ कहाँ से आता है, तो वह पौधे से, खेत में गेहूँ बोया जाता है और उससे पौधा निकलती है और उस पौधे में फिर से गेहूँ उगता है, फरता है। तो यानी आटा हमें कहाँ से, आटा का स्रोत क्या है, पौधा, यानी पौधा से हमें मिलता है। चावल का स्रोत क्या है, पौधा, पौधा से, उस पौधे का को क्या कहते हैं, धान। और दाल का क्या स्रोत है, वह भी पौधा। तो यानी कि आप जो खा रहे हैं उनका मेन स्रोत कहाँ से है, वह कहाँ से आया है, यही इस लाइन में सिखा रहा है। जैसे कि गेहूं खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होंगी। ये तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से खेती किया जाता है। तो इसके अलावा यानी पौधों के अलावा, अनाजों के अलावा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं। जैसे आप लोग खाते हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि, ये सब कहाँ से मिलता है, तो ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। जंतुओं, जैसे कि जंतुओं यानी जानवर होता है। जैसे में दूध, तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, भैंस, गाय, बकरी, ये सभी पशुओं से हमें दूध मिलता है। अंडा जो हमें मुर्गी या और भी कई प्रकार के पक्षी होते हैं उनसे मिलता है। मुर्गा का मीट हम लोग खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस आदि ये सभी जंतुओं से प्राप्त होता है। और बोल रहा है उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। यानी नमक के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, पूछा गया है कि नमक का स्रोत क्या है, नमक कहाँ से मिलता है। तो नोट कर लीजिए कॉपी पे कि नमक हम लोगों को समुद्र से मिलता है, समुद्र के किनारे से मिलता है, समुद्र में से निकाला जाता है। तो नमक का स्रोत क्या है, समुद्र। कॉपी पे नोट कर लीजिए।
नमक का स्रोत क्या है? आंसर में समुद्र। तो अब क्रियाकलाप 3 में देख सकते हैं कि क्रियाकलाप 3 कह रहा है कि आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध पूर्व तालिका के यानी पिछले जो तालिका यानी कॉलम जो बनाया गया है उसके सूचीबद्ध यानी सूची अनुसार, जैसे सूची 1 2 3 4 कॉलम जितना है उसे सूचीबद्ध कहते हैं। तो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। यानी उस सूचीबद्ध खाने वाले पदार्थों के एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। यानी इनका स्रोत कहाँ से है, क्या है, इसे जानने के प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। जैसे कि इस जो पढ़ रहे हैं उसके नीचे एक तालिका बनाया गया है जिससे का नाम 1.3 दिया गया है। तो उसमें है कि कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालिका 1.3 बनाया गया है जिससे लिखा हुआ है कि खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो ये तालिका बनाया गया है 3 भागों में, आप किताब में देख सकते हैं। पहला है व्यंजन, जैसे ये 2 भागों में तालिका है तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक दो तीन, 3 भागों में हो गया। पहला है व्यंजन, दूसरे कच्ची सामग्री, तीसरा हो गया स्रोत। तो जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि लिट्टी व्यंजन यानी खाने वाले पदार्थ, तो पहला क्या हो गया लिट्टी। लिट्टी, इसमें कच्ची सामग्री कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया गया? तो लिट्टी में आटा का प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है, या और भी कई प्रकार के लिट्टी अनेक प्रकार से बनाया जाता है। तो आप जिस प्रकार की बनाइएगा या खाते हैं उन चीज़ों का सूची बनाइएगा और इनका स्रोत, यानी कि इनका स्रोत कहाँ से। आटा का स्रोत कहाँ से है? आटा का स्रोत गेहूं से है। गेहूं से है, जो पौधे से हमें प्राप्त होता है। गेहूं जो पौधा से हमें प्राप्त होता है। नमक जो समुद्र से हमें प्राप्त होता है, मैंने पीछे बताया। पानी का स्रोत नदी, तालाब, झील, इस पानी का स्रोत ये सभी हैं। धरती के नीचे जैसे कि चापाकल या कुआं कह सकते हैं, पानी का ये सभी स्रोत हैं। तो इन सभी चीज़ों से इस वस्तु का कच्ची सामग्री ये है और इसका इस कच्ची सामग्री का स्रोत ये है। तो इसी तरह के यहाँ पे 8 सूची बनाया गया है जिसमें से एक को बताकर समझाया गया है, बाकी 7 आप समझ लिए हैं और इसे आप अपने मन से दिमाग लगा कर बनाइए। जैसे सत्तू, तो सत्तू का कच्ची सामग्री क्या हो गया? कच्ची सामग्री हो गया जैसे कि भूंजा हुआ मकई, भूंजा हुआ चना, भूंजा हुआ गेहूं या और कुछ भी, इन सभी को भूंजा हुआ भी लिख सकते हैं या तो सिर्फ लिख सकते हैं। चना चना, मकई, गेहूं इत्यादि, इन सभी का अलग अलग प्रकार की बनाने की विधि होती है। अपने अपने स्वाद के अनुसार कई लोग
सिर्फ मकई का करवाते हैं, तो सिर्फ चना का कोई करवाते हैं, कोई जौ मिलाते हैं। तो सभी के अलग अलग प्रकार के खाने के अनुसार बनाते हैं। तो आप जिस चीज़ का आपके घर में सत्तू हो उन्हीं को कच्ची सामग्री में लिखिएगा और उनका स्रोत लिखिएगा। जैसे कि है नमक, तो नमक का स्रोत क्या है? नमक का स्रोत समुद्र है। मिर्च का स्रोत क्या है? पौधे से आता है। लहसुन पौधे के जड़ से आता है। प्याज पौधे के जड़ से आता है। अदरक पौधे के जड़ से आता है। घी जंतुओं से मिलता है हमें, या फिर दूध से। ऐसे तो दूध या मक्खन लिख सकते हैं, लेकिन मेन स्रोत इनका जंतु है। उसके बाद कह रहा है इसी में और व्यंजन जुड़ा हुआ है कि मुर्गा, यानी मुर्गा से मसाला। मुर्गा में क्या बनाने में सामग्री की ज़रूरत होती है? मसाला का। तो मसाला कहाँ से आता है? मसाला कहाँ से आता है? तो पौधे से। मसाला हम लोग को पौधे से मिलता है। तेल घी, जैसा कि आप देख सकते हैं तेल लिखा हुआ है पौधे से, यानी तेल सरसों या फिर राई होता है या तीसी होता है, तो इन सब का तेल होता है। और वह कहाँ से होता है? पौधे से। घी यानी जंतु से हमें मिलता है। नमक तो समुद्र से। प्याज पौधे की जड़ से। जल नदी, समुद्र, कुआं, चापाकल, इन सब से हमें जल मिलता है। फिर है खीर, तो खीर में दूध और जंतु। दूध हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से। तो चावल कहाँ से मिला? धान, जो कि पौधे से होता है। चीनी कहाँ से मिलेगा हम लोग को? गन्ना, जिसे केतारी हम लोग अपने मगही भाषा में बोलते हैं। नारियल कहाँ से मिलेगा? पेड़ से। नारियल का पेड़ होता है, पौधा नहीं। पौधा जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें पौधा कहा जाता है, और जिनका बड़ा होता है, नस्ल बड़ा होता है, उसे पेड़ कहते हैं। तो खीर बनाने में और कौन सी चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग? चावल हो गया, चीनी हो गया, नारियल हो गया, दूध ऊपर में दिया गया है। एक एक उदाहरण किताब में बताया गया है, उसके बाद बाकी को आपको बताना है। ये किताब इतना मदद करती है हम लोग को कि जो बच्चे कुछ तेज हैं वे अपने आप इसको देख करके बना सकते हैं। तो दूध में जैसे कि नारियल, इलायची का भी प्रयोग करते हैं। तो इलायची कहाँ से आता है? पौधे से। या और भी विभिन्न प्रकार के, कोई किशमिश डालते हैं, छुहेड़ा डालते हैं, तो उन सभी का स्रोत आप लोगों को बताना है। उसके बाद है कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट यानी जो ऊपर जो कॉलम बनाया गया है उससे स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत है, यानी कि पौधा का विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्रोत है। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। जी, जंतु से भी हमें खाने वाली सामान प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। जी, हम लोग को खाद्य पदार्थ पौधे से होता है, जंतुओं से होता है,
पेड़ से भी होता है, जैसे कि नारियल, आम, कटहल और कई प्रकार की हम लोग को खाने वाली चीज मिलती है। जंतुओं से होती है, जीव से होती है और कई प्रकार के खाने वाले चीज हमें खनिज पदार्थों से भी होती है, जैसे कि काला नमक जो बोलते हैं उसका खनिज यानी कि उसका खदान होता है, भंडार होता है। और जी हाँ, खदान होता है, खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जैसे काला नमक हो गया, जिसे आप मगही में बीटनून बोलते हैं। और भी कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो खनिज के रूप में मिलते हैं हम लोग को। तो यहाँ के बाद है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी अब भोजन के मेन स्रोत यानी महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे को हमारे भोजन के लिए एक मुख्य स्रोत माना गया है। हम पौधे के कौन कौन से भाग को उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। कह रहा है कि हम पौधे को कौन कौन से रूप में खाने की सामान में प्रयोग करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि साग, पालक इत्यादि, और भी कुछ खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन करते हैं। जी, फल जैसे कि सब्जी में बैगन, उसके फल को हम लोग खाते हैं। कटहल, उसके फल के पेड़ के फल होता है कटहल, तो फल भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं और कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे के जड़ और किसी का तना, किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कह रहा है कि हम लोग को भोजन के मुख्य स्रोत पौधा है। हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत पौधा भी है, जिसे हम लोग हर एक प्रकार से खाते हैं। किसी का फल, किसी का फूल, किसी का तना, किसी का पत्ती, किसी का जड़ भी हम लोग खाते हैं। जैसे जड़, तो आलू हो गया, पौधे का जड़ है। और हल्दी हो गया, पौधे का जड़ है। लहसुन हो गया, पौधे का जड़ है। प्याज हो गया, पौधे का जड़ है। बैगन हो गया, पौधे का फल है। अगस्त का फूल हो गया, जो कि पौधे का फूल है। पालक हो गया, जो पौधे का पत्ती है, तना है, दोनों है। तो इन सभी को हम लोग खाते हैं। पौधे के पेड़, फूल, तना, फल, जड़ सभी को खाते हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है इसमें कि कुछ पौधे हैं जिसके उनके दो भागों को हम लोग खाते हैं। जैसे में बताया गया कि सरसों का बीज का हम लोग तेल भी खाते हैं और उसके पत्तियों का साग भी बनाकर खाते हैं। और पूछ रहा है कि ऐसे और कोई पौधे का नाम जानते हैं जिसे आप दो दो भागों में बांटकर आप खाते हैं। तो जानते हैं, अगर देहाती कृषि क्षेत्र में होंगे तो आप जानते होंगे, जैसे कि चना को हम लोग दाल के भी रूप में खाते हैं और उसके पत्तियों को साग के रूप में खाते हैं। खेसारी, ये सभी चीज़ का दाल के रूप में भी खाते हैं और साग के रूप में भी खाते हैं। तो यही पूछ रहा है। तो फिर है क्रियाकलाप 4 में कि तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं।
ये पौधों किन भागों से प्राप्त होते हैं इन खाद्य पदार्थ और पौधे के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। कह रहा है कि 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिसके मुख्य स्रोत पौधे, यानी पिछले जो तालिका है 1.3 जिसमें जो पौधे का स्रोत है यानी पौधे का खाद्य पदार्थ है उनको छांटने के लिए कह रहा है, और ये पौधे के किन भागों से प्राप्त हुई है उन्हें तालिका में अंकित करने के लिए कह रहा है, एक अलग तालिका में। तो पिछले तालिका जैसे कि आप देख सकते हैं 1.3 में जाकर आप देखिए लिखा हुआ है व्यंजन में लिट्टी, कच्ची सामग्री में आटा, स्रोत में है गेहूं। तो गेहूं यानी कहाँ से हुआ? पौधा। तो इसका सामग्री क्या हुआ? आटा। तो आटा को छांटने के लिए कह रहा है खाद्य पदार्थ 1.4 में आप देख सकते हैं जैसे कि साग लिखा हुआ है, तो खाद्य पदार्थ में हम लोग लिखेंगे आटा। पौधे का नाम, तो पौधे का नाम हो गया आटा, तो गेहूं। और पौधे का भाग यानी कि उसका गेहूं का फल से हम लोग को गेहूं मिलता है और गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं। तो वैसे ही जो तालिका 1.3 में पौधे से हमें मिलता है उसे छांट कर 1.4 में हम लोग को दर्शाना है। जैसे कि यहाँ पे साग दिया गया है, तो साग कहाँ से प्राप्त होता है? चना से, चने के पौधे से, सरसों के पौधे से, पालक से, बथुआ से, या और भी कई प्रकार के साग होते हैं। कर्मी का होता है, देहाती क्षेत्र में सिरहंटी का बोला जाता है, अनेक प्रकार की साग होती हैं। तो ये कहाँ से हम लोग को पौधे के किस भाग से मिलता है? तो पत्ती से भी होता है और तना से भी होता है। जैसे कि पालक, तो पालक का पत्ता भी हम लोग खाते हैं और उसका तना भी खाते हैं, क्योंकि बहुत तना उसका कोमल नाजुक होता है, तो इसलिए दोनों का उपयोग किया जाता है। सलाद, तो सलाद खाद्य पदार्थ है सलाद। पौधे का नाम क्या है? खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। यानी सलाद किस किस चीज़ों का हम लोग बना करके खाते हैं। तो ऐसे ही तालिका 1.4 को बनाना है। 1.3 में से जो चीज़ पौधे का है उसे छांट कर यहाँ 1.4 को बनाना है। फिर नीचे दिया गया है कि सावधानी, इसे आप जरूर समझिएगा कि सावधानी यानी अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। जी, यहाँ पे आप लोग को सतर्क किया गया है कि जिस पौधे के बारे में आप लोग नहीं जानते, यानी कोई जैसे कि अपने खेत में गए, वहाँ पे देखें कोई भी पौधा और उस पौधे को आप लोग को देखकर मन में कोई विचार आ रहा है कि ये किस चीज़ का पौधा है, या आप लोग उस पौधे को नहीं पहचान रहे, तो कृपया कर उस पौधे को न छुएं, न तोड़ें और न खाएं, क्योंकि कई प्रकार के पौधे जहरीले भी होते हैं। हर एक प्रकार के भी होते हैं, जहरीले, विषैले, अनेक चीज़ उस पे होते हैं। तो वैसे पौधे जिनके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है वे चीज़ ना खाएं। उसके बाद है क्रियाकलाप 5 में कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग या चना के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भर एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल लीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप बीजों के कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों के बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुरित कहते हैं। क्रियाकलाप 5 में कह रहा है कि आप चना या मूंग लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए और उनको एक बर्तन में पानी डालकर इसे भीगने के लिए एक दिन के लिए छोड़ दीजिए
और 1 दिन के बाद इससे पूरी तरह से पानी निकालकर एक भीगे हुए कपड़े में लपेटकर 1 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसमें देखेंगे सफ़ेद रंग का छोटे छोटे उसमें से कुछ अंकुरित के रूप में, जिसे अंकुरित कहा जाता है, तो सफ़ेद रंग के उसमें से एक सफ़ेद रंग का आकार निकलता है, जिसे अंकुरित कहते हैं या अंकुरित या अंकुरन भी कहते हैं, अंकुरन। तो इसे आप खा भी सकते हैं या इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है इसी चीज़ को खेत में बोने के लिए, इसलिए क्योंकि ये सभी छोटे चीज़ हैं, सड़ते हैं जल्दी, ज़्यादा दिन मिट्टी में अगर रखा गया तो सड़ जाते हैं, इसलिए इनको जल अंकुरन करके अंकुरित करके बोया जाता है कि यह जल्दी से पौधा इसमें उत्पन्न हो जाए। इस तो क्या छोटे से सफ़ेद आकार के जो संरचना वाली निकलती है उसे क्या कहते हैं? अंकुरित। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अंकुरित बीजों को आप खा भी सकते हैं या और मसाले मिलाकर सब्जी भी इसका बना सकते हैं। जी हाँ, एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता। अल्पाहार यानी खाने का भोजन। आहार का मतलब भी भोजन होता है, और अल्पाहार यानी अपने लिए भोजन। फिर है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? कह रहा कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या इसका आप मधुमक्खी की छत्ते कभी देखे हैं? जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मधुमक्खियाँ जैसे कि शहद कैसे बनाता है मधुमक्खी, इसमें बोला जा रहा है कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है कि फूलों से मकरंद निकाल लेती है। मकरंद यानी मीठा रस, फूल में जो मीठा रस होता है उसे निकाल कर एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूलों से मकरंद निकालकर छत्ते में जमा करती है और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। फूलों में मकरंद वर्ष के कुछ ही महीनों तक उपलब्ध होते हैं। तो मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। मधुमक्खियाँ उस मकरंद को अपने पेट में ग्रहण कर एक एंजाइम से अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर उसे शहद बना देती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। शहद है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो या फफूंद हो, इन सभी से यह खराब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाकर अपने पूरे वर्ष के लिए वे अपने छत्ते में रखता है ताकि उस शहद का सेवन पूरे वर्ष कर सकता है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो वैसे ही छत्ते में जिसे भंडारण कर चुका है मधुमक्खी, उसी छत्ते को हम लोग अपने भोजन के लिए हम लोग उसमें से शहद निकालते हैं। फिर 1.4 में लिखा हुआ है
कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। बोल रहा है कि क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू जानवर है जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जिसकी आप देखभाल करते हैं। फिर आपको तो ये कह रहा है कि अगर आप रखते होंगे, है पालते होंगे, तो आप जानते ही हैं कि ये क्या क्या खाते हैं और इनका खाना का स्रोत कहाँ से है। तो फिर और कह रहा है कि अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी, जैसे कि आपके पास गिलहरी को तो आप नहीं पालते हैं, लेकिन आप लोग देखें हैं तो वे जानते ही होंगे कि ये क्या खाते हैं। कबूतर क्या खाते हैं, छिपकली यानी जिसे हम बिछौती कहते हैं वे क्या खाते हैं, या छोटे छोटे से कीट छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। क्रियाकलाप 6 है कि तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक तालिका 1.5 को बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है जंतु और उनका भोजन। 2 कॉलम में है, पहला जंतु का नाम और खाए जाने वाली भोजन। जैसे गाय, गाय क्या क्या खाती है, घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती और भी चीज खाती हैं। बिल्ली क्या खाते हैं, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। उसके बाद लिखा हुआ है कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है, अनाज भी खाता है, मांस भी खाता है, कई कुत्ते और भी चीज खाते हैं। तो इन सभी का आप लोग क्या पशुओं का नाम लिखा हुआ है इस सूचीबद्ध में और 2 उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो इसे आप समझ कर अपने आसपास देख कर लिख सकते हैं। फिर है कि क्रियाकलाप 7, क्रियाकलाप 7 में कि उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। तो कह रहा है कि ऊपर जो तालिका दिया गया है उसे देखकर बताना है कि कौन सा जंतु है जो केवल पौधे खाते हैं व उसके उत्पाद को भोजन कहते हैं। जैसे पौधा है घास या और सब्जी का भी पौधा हो गया, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसे पौधे कहते हैं। तो उसके पौधे को खाता है, पत्ती को खाता है और उसके फल को खाता है। वैसे को चुनना है और वैसे जंतु को शाकाहारी कहलाता है। वैसा जो सिर्फ पौधे और अनाज ये सभी खाते हैं, जो पौधे से उत्पन्न होते हैं वे खाते हैं, तो उस जंतु को शाकाहारी कहा जाता है। और जो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग का दूसरे जंतु यानी मुर्गा, मछली खाते हैं तो हम लोग मांसाहारी हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ पौधों से उत्पन्न चीज़ों को खाता है वह शाकाहारी कहलाता है। मांसाहारी में जो एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है वह मांसाहारी कहलाता है। और क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को भी नाम बताइए जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। जो जंतु जो जंतुओं भोजन के रूप में दूसरे जंतु और पौधे को भी लेता है उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखे। यानी तालिका 1.5 में जितने भी जंतुओं का नाम दिया गया है एवं उसके खाए जाने वाले भोजन का नाम दिया गया है उसमें से आपको 3 भागों में बांटना है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तीनों को अलग अलग सूची में लिखना है। और उसके जैसे कि
गाय है तो गाय सिर्फ घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती यानी सिर्फ यह पौधे से उत्पन्न चीजों को खा रही है, तो ये क्या हो गया? शाकाहारी। तो आप लोगों को 3 सूची बनाना होगा, 3 कॉलम, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तीनों में जिस प्रकार के जंतु हैं उनसे उनमें रखना है, उन वर्गों में रखना है। जैसे कि तालिका 1.6 में आप देख सकते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी 3 भागों में बांटा गया है। अब उन्हें 3 भागों में आप लिख सकते हैं। चित्र 1.3 में लिखा हुआ है कि शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए। गाय है जो घास खा रही है और एक शेर है जो बकरी या शायद हिरन को खा रही है। तो पूछ रहा है कि क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? जी हाँ, मनुष्य सर्वाहारी है, यानी सब चीज खाता है, और तिलचट्टा भी सब चीज खाता है। कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़ों को खाता है और अनाज भी खाता है। तो समझिए कि वह सर्वाहारी है। जो जीव को भी खाता है और पौधों को भी खाता है वह सर्वाहारी है। मिले कि अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतुओं और उनके उत्पाद हैं। जी हाँ, जीव मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधा और उनके उत्पाद है, एवं जंतु और उन जंतुओं का भी उत्पाद है मनुष्य के लिए आहार। फिर है कि पौधे क्या खाते हैं? जब हम लोग पौधे को खाते हैं तो पौधे क्या खाते हैं ये भी जरूर, कि हम लोग को जीने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत है, तो पौधों को भी जीने के लिए कुछ खाने की, भोजन की ज़रूरत होती है। तो लिखा गया है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियां में हरे रंग का पदार्थ होता है। पौधे की पत्तियां में हरे रंग का पदार्थ होता है, जो कि यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन मैं नाम बताता हूँ, जिसे क्लोरो नो, ये अभी कन्फर्म नहीं है, इसके बाद बताएंगे। हरे रंग का पदार्थ होता है जी, जो सूर्य की रोशनी में सूर्य की रोशनी को लेकर जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पौधा अपना भोजन पत्ती में हरे रंग की पदार्थ की सहायता से सूर्य की प्रकाश को ले जाकर जल की मदद से अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में अधिक जानकारी अगली कक्षाओं में मिलेगा। यानी कोई भी पूछे कि पेड़ पौधे अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाकर ग्रहण करते हैं। तो यह चैप्टर जो भी था वह समाप्त हो गया है। अब इसके कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, वे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में जो भी बोलने में दिक्कत हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और पिछले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देखे होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वह जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।